एवरीवन। आज जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है सोशलाइजेशन या समाजीकरण। मैं डॉक्टर अनुप्रिया, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ साइकोलॉजी। सोशलाइजेशन का कंसेप्ट समझने से पहले इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि हम ये समझें कि समाज मनोविज्ञान क्या होता है। समाज मनोविज्ञान प्राइमरीली, क्योंकि मनोविज्ञान की एक शाखा है, तो वो व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन है। इट इज़ द स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल इन अ सोशल सिचुएशन। जो भी आपकी सामाजिक परिस्थितियां हैं, जो आपका सामाजिक परिवेश है, उसके अंदर एक व्यक्ति के व्यवहार के अध्ययन को हम समाज मनोविज्ञान कहते हैं। अब ये समझना बहुत ज़रूरी है कि क्योंकि ये मनोविज्ञान की एक शाखा है, तो हम जो व्यक्ति विशेष जिसका अध्ययन करें, जिसको हम स्टडी कर रहे हैं, वी आर कंप्लीटली फोकस्ड ऑन द इंडिविजुअल अंडर स्टडी। हम जिस व्यक्ति का अध्ययन कर रहे हैं, मात्र उसके दृष्टिकोण से व्यवहार को देखेंगे और समाज का जो उसके अकॉर्डिंग परसेप्शन ऑफ सोसाइटी है और उस परसेप्शन के अकॉर्डिंग वो व्यक्ति किस प्रकार से बिहेव करता है, उस चीज़ को अध्ययन हम सोशल साइकोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। सोशल साइकोलॉजी का एक बहुत ही मेजर फील्ड है सोशलाइजेशन या समाजीकरण। समाजीकरण शब्द से हमारा क्या तात्पर्य है, हम क्या समझते हैं, समाजीकरण क्या होता है? अगर हम इसको एक बहुत ही ब्रॉडर टर्म में देखें तो प्राइमरीली एक समाज के अंदर किसी भी व्यक्ति को इम्बाइब करना, उसके अंदर एडजस्ट करना और जो उस समाज के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उनके अकॉर्डिंग अडेप्ट करके जो जीने की प्रक्रिया है, जिस प्रकार से एक छोटे बच्चे को हम समाज में ढलने की तरीके बताते हैं कि ये समाज है, इसके ये रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। और आप अगर क्योंकि इंसान जो है प्राइमरीली एक जानवर है, बस एक सामाजिक जानवर है, तो हम आइसोलेशन में नहीं रह सकते हैं। हम एक समाज का हिस्सा हैं और उस समाज के अंदर हमें ढलने के लिए, हमें उस समाज द्वारा एक्सेप्ट होने के लिए जो रूल्स रेगुलेशंस, जो नॉर्म्स हमें फॉलो करने चाहिए, जिस प्रकार की अडेप्टिव टेक्निक्स हमारे बिहेवियर में होनी चाहिए, जब हम शुरुआती दौर से बच्चे को उस तरीके से ढालना शुरू करते हैं, इस प्रक्रिया को समाजीकरण कहा जाता है। So simply, like it is mentioned, socialization is the process of internalizing the norms and ideologies of society। यानी कि किसी भी समाज के द्वारा लेड डाउन जो भी मानक हैं या जो भी सोचने की प्रक्रियाएं हैं किसी पर्टिकुलर समाज की, जब हम उसको अपने अंदर इतना इम्बाइब कर लेते हैं, उसको सीखते हुए हम वो पार्ट ऑफ आवर बिहेवियर बना लेते हैं या पार्ट ऑफ आवर ओन आइडियोलॉजी बना लेते हैं, जिसके कारण हम सोशल और कल्चरल कंटिन्यूटी को अटेन कर पाते हैं। समाजीकरण बहुत ज़रूरी है। कई चीज़ें जो हैं वो हमें पीढ़ी दर पीढ़ी सीखने को मिली हैं, क्योंकि वो समाजीकरण की प्रक्रिया से एक घर के अंदर किस प्रकार के क्या नॉर्म्स फॉलो हो रहे हैं, एक कम्युनिटी है, एक रिलीजन है, एक स्पेसिफिक सोशल कमिटी है, कम्युनिटी है, उसके अंदर आप किस प्रकार से अडेप्ट कर सकते हैं, उसके एक अच्छे हिस्सेदार कैसे बन सकते हैं, ये सारी प्रक्रिया जो है इसको समाजीकरण कहा जाता है। एक व्यक्ति विशेष जो है किसी भी समूह के साथ एडजस्ट करने या उस बिहेवियर को सीखता है जो कि वो पर्टिकुलर समूह जिसके अंदर वो रहना चाहता है, एडजस्ट करना चाहता है, जिसको वो अप्रूव करे। और इट इज़ बेसिकली ये सीखना है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ लर्निंग, जो कि जब से व्यक्ति जो है जब पैदा होता है और जब तक मर नहीं जाता, इट इज़ अ कॉन्स्टेंट प्रोसेस। जैसे कि लर्निंग इज कॉन्स्टेंटली डायनामिक एंड इट इज़ एन एवर गोइंग प्रोसेस फ्रॉम द मोमेंट ऑफ बर्थ टू द मोमेंट ऑफ डेथ। और ये हमारे बेसिक बिलीफ स्ट्रक्चर, जो हमारी कॉग्निशंस हैं एज एक्शंस ऑफ अडल्ट्स एज वेल एज चिल्ड्रन, जब हम बेसिक जो डायनेमिक्स विद इन अ सोसाइटी है उसको कॉम्प्रिहेंड करते हैं और जिसको एक सोसाइटी का आइडियल माना जाता है, नॉर्म माना जाता है, उस चीज़ को हम रेप्लिकेट करने की कोशिश करते हैं। जिन प्रोसेसेस को हम सीखते हैं उस सब प्रोसेसेस को समाजीकरण या सोशलाइजेशन कहा जाता है। अब हम ये देखना चाहते हैं कि सोशलाइजेशन की जो प्रक्रिया है उसको
क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जो इम्पैक्ट करते हैं, कौन से ऐसे तथ्य हैं, कौन से ऐसे क्या ऐसी चीज़ें हैं, एजेंसीज हैं, या बेसिकली कौन लोग हैं जो समाजीकरण की जो प्रक्रिया है वो करवाने में हमारी मदद करते हैं। सबसे पहला है आपका परिवार। देखिए, अगर हम मनोविज्ञान के दृष्टिकोण से देखते हैं तो जब हम बात करते हैं माँ की, तो इन साइकोलॉजी वी डोंट ऑलवेज मीन द बायोलॉजिकल मदर, वी मीन द प्राइमरी केयर टेकर। जो व्यक्ति आपके रख रखाव, आपकी परवरिश, आपकी इनहेरेंट ज़रूरतों का ध्यान रख रहा है, वो आपका फर्स्ट टीचर होता है। जैसे ही बच्चा पैदा होता है हम ऑलरेडी उसको सिखाने की प्रक्रिया, द फर्स्ट टाइम यू होल्ड अ चाइल्ड, जब आप एक बहुत छोटे बच्चे को, से हॉस्पिटल में डिलीवरी हुई है, अगर आप उस बच्चे को मिलने जाते हैं, जैसे ही आप उसको गोदी में उठाते हैं, आप उसको किस नाम से संबोधित करते हैं, आप अपने आप को उस बच्चे के रिलेशनशिप में क्या बुलाते हैं, यहाँ से ही प्रक्रिया शुरू होती है। बिकॉज आप रिश्ते बताना शुरू करते हैं उस बच्चे को। ये इन्नेन चीजें हैं जो हमें लगता है शायद नहीं, दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ इट और दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट, बट एक्चुअल फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि यहीं से द मोमेंट यू स्टार्ट टेलिंग द चाइल्ड कि उसको किसी नाम से संबोधित करना, अपने आप को किसी रिश्ते के द्वारा संबोधित करना, यहीं से समाजीकरण की बेसिक प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो आपका सबसे पहला टीचर है आपका परिवार। किस प्रकार के परिवार में क्या परिवेश है, क्या उनके आइडियोलॉजीज हैं, क्या नॉर्म्स है, क्या मानक है। परिवार के अंदर कोई भी रूल्स एंड जो लॉज हैं वो रिटन नहीं होते, कॉमन लॉ होता है जो कि पूरे एक देश के ऊपर अप्लाई होता है। लेकिन हमारे खुद के परिवार में कुछ एक रूल्स हैं जो कि हम सबको पता है, कहीं पे शायद फॉर्मल रूप से लिखे नहीं गए हैं, बट हम सब उस चीज़ को फॉलो करते हैं। जैसे ही हम उस रूल को ब्रेक करते हैं हमें पता होता है कि सोशली हमने किसी चीज़ को गलत किया है। सो जो आपकी फैमिली है वो डिटरमाइन करती है कि आप समाज को प्राइमरीली कैसे समझते हैं और क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपको समाज में एक्सेप्ट होने में मदद करती है। दूसरी चीज़ जो है, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, कि जो व्यक्ति जिसका समाजीकरण की हम बात कर रहे हैं या जो हमारा सब्जेक्ट है, उसके माता पिता में या जो प्राइमरी केयर टेकर्स हैं, जो उसके पेरेंटल फिगर्स हैं, उनके बीच में आपसी रिश्ता कैसा होता है। सी वी आर वेरी अफेक्टेड, आर कंसेप्चुअलाइजेशन ऑफ रिलेशनशिप, हम लोग रिश्तों को किस प्रकार से समझते हैं वो उस चीज पे निर्भर होता है कि हमने बचपन से किस प्रकार के रिश्ते देखे हैं। मदर और फादर के बीच में क्या रिश्ता है, क्या दोनों के बीच में म्यूचुअल प्यार है, क्या दोनों के बीच में म्यूचुअल रिस्पेक्ट है, एक कपल को किस प्रकार से अपना लाइफ का निर्वाह करना होता है, ये सब जो है वो बच्चा सीखता है बचपन में अपने खुद के परिवार के अंदर, अपने व्यक्तिगत रूप से अपने पेरेंट्स के बीच में रिश्तों को देख के वो ये बात समझता है। तीसरा कंसेप्ट होता है कभी कभार जब हम एक नए परिवार में प्रवेश करते हैं, ये एज अ चाइल्ड भी हो सकता है, किसी कारणवश आप अपने खुद के परिवार में नहीं रह पा रहे हैं, आपके पेरेंट्स आपको, आपके बायोलॉजिकल पेरेंट्स आपको नहीं रेज कर रहे हैं और आप किसी और परिवार में जाते हैं, या फिर अगर आप शादी होके, खासकर अगर आप भारतीय परिवेश में देखें तो आज भी ये कंसेप्ट है कि द गर्ल गेट्स मैरिड एंड वो जाके अपने हस्बैंड के परिवार के साथ रहने लगती है। तो पॉइंट इज कि इन दोनों सिचुएशंस के अंदर आप अपनी प्राइमरी फैमिली से अलग होकर एक नए फैमिली में ढलने की कोशिश कर रहे हैं। उस केस में आपको जो आपका आइडिया ऑफ सोशलाइजेशन है वो एंटायरली अब डिपेंड करेगा जिस घर में आप रहना शुरू करते हैं। आप उन घरों में रहते हैं और उन चीज़ों को आप जो समझते हैं, जो कॉम्प्रिहेंशन आपकी होती है, उसी हिसाब से आपका जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ रूल्स रेगुलेशंस ऑफ अ फैमिली बनता है। आपके घर के अंदर आपके अपने परिवार के दूसरे मेंबर्स के साथ क्या रिलेशनशिप है, या उन मेंबर्स का आपस में क्या रिलेशनशिप है, म्यूचुअल जो आप लोगों का गिव एंड टेक ऑफ सोशल इंटरैक्शंस है वो किस प्रकार का है, ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है समझने के लिए कि सोसाइटल रूल्स क्या कहते हैं या क्या अप्रूव्ड बिहेवियर होता है। उसके बाद आता है इम्पैक्ट ऑफ सिबलिंग, आपका क्या बर्थ ऑर्डर है, आप एल्डेस्ट चाइल्ड ऑफ द फैमिली है, मिडिल चाइल्ड है या यंगेस्ट चाइल्ड है या फिर ओनली चाइल्ड ऑफ द फैमिली है। इन चीज़ों का बहुत इम्पैक्ट पड़ता है आपकी सोशलाइजेशन पे। अधिकतर देखा गया है कि जो बड़ा बच्चा है
ठीक है। उसके ऊपर जो है पेरेंट्स का, बिकॉज इतना नॉवल चीज़ होती है, नया फैमिली में फर्स्ट टाइम द एक्सपीरियंस ऑफ बिकमिंग पेरेंट्स है, आपकी अपेक्षाएं और आपका ध्यान जो है वो एल्डर सिबलिंग के ऊपर ज़्यादा होता है। इस कारण से अधिकतर देखा गया है जो एल्डर सिबलिंग है दे आर मोर कंट्रोल्ड एंड वो दे आर ऑलवेज मोर अचीवमेंट ओरिएंटेड एज कम्पेयर टू जो छोटा बच्चा होता है, यंगर सिबलिंग होता है एक, वो दूसरा होता है पेरेंट्स को आदत हो चुकी होती है एक बच्चे को रेज करने के लिए, स्लाइटली ज़्यादा रिलैक्स्ड एटमॉस्फियर होता है उस बच्चे के बड़े होने या परवरिश के दौरान। बीच वाला जो बच्चा होता है उसके साथ हमेशा आपको इश्यूज मिलेंगे, क्योंकि ना वो कभी बड़े जितना बड़ा हो पाता, ना कभी वो छोटे जितना छोटा हो पाता। तो आपका बर्थ ऑर्डर क्या है वो भी आपके समाजीकरण को इम्पैक्ट करता है। उसके बाद है आपका सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, आपके परिवार के जिस परिवेश में आप पले बड़े, पैदा हुए पले बड़े सब कुछ है, उसका क्या सोशल स्टैंडिंग है, क्या समाज में उनके प्रति किस प्रकार का समाज जो है उनको किस नज़रिए से देखता है, वो कितने इम्पोर्टेंट इन दैट हायरार्किकल सेगमेंट है, आपका इकोनॉमिक स्टेटस क्या है। इट इज़ नॉट ऑलवेज कि जिसके पास इकोनॉमिकली जो डिप्राइव्ड है उसका सोशलाइजेशन तो हर किसी का होगा, लेकिन सोशलाइजेशन के मायने फ़र्क हो जाते हैं डिपेंडिंग ऑन योर सोशल इकोनॉमिक स्टेटस। जाहिर सी बात है अगर आमदनी ज़्यादा है, लिमिटेड लोग हैं, या जितनी आमदनी है उसके हिसाब से रिक्विजिट लोग हैं, सभी को इक्वल रिसोर्सेज मिलेंगी, अभाव का शायद ना पता चले या इतना अभाव महसूस ना हो, तो उस प्रकार से आपकी समाजीकरण डिफर करती है। नेबरहुड आपका किस प्रकार का आस पड़ोस है। हम जब कहीं पे भी घर लेने की बात सोचते हैं तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है कि आस पड़ोस अच्छा हो, बिकॉज जैसे ही बच्चा जो है वो परिवार से बाहर पैर रखता है तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो कैसे बच्चों के साथ खेल रहा है, किस प्रकार का आपके पास आपका आस पड़ोस है, कैसे लोग रहते हैं, वो क्या बात करते हैं, उनके फैमिली में क्या ट्रेडिशंस, क्या कल्चर्स फॉलो होते हैं। बिकॉज आपका बच्चा जो है फैमिली के अलावा सबसे ज़्यादा इम्पैक्टेड अपने आस पड़ोस, अपने दोस्तों से जिनके साथ वो खेलता है, उनसे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। उसके बाद है सोशल एंग्जाइटी। नाउ सोशल एंग्जाइटी को अगर हम देखें तो हम इसको पर्सनालिटी के कंसेप्ट से भी इंटर रिलेट कर सकते हैं। एक व्यक्ति का पर्सनालिटी ऑफ कोर्स एक नेचर और नर्चर दोनों की चीज़ें हैं, यानी कि कुछ चीज़ें पर्सनालिटी की आपको आनुवांशिक रूप से मिलती हैं, कुछ चीज़ें जो हैं वो एनवायरमेंटली डिटरमाइन होती हैं। तो कभी कभार क्या होता है कि व्यक्ति की पर्सनालिटी पे बहुत निर्भर करता है कि वो समाजीकरण की प्रक्रिया को किस प्रकार से समझता है। जैसे कि अगर किसी व्यक्ति को सोशल एंग्जाइटी यानी समाज में जाने से दुश्चिंता होती हो, लोगों से मिलने में, लोगों से बातचीत करने में, तो वो व्यक्ति हमेशा थोड़ा ऑकवर्ड रहेगा और एक पॉइंट के बाद लोग भी ज़्यादा एफर्ट लगाना बंद कर देते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा लोग उसके प्रति एफर्ट लगाते हैं उतनी ही उसका एंग्जाइटी का स्तर बढ़ता है और ज़्यादा वो व्यक्ति विड्रॉ होने की टेंडेंसी रखता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम पर्सनैलिटी टाइप की बात करें, एक्सट्रोवर्ट्स एंड इंट्रोवर्ट्स की सोशलाइजेशन की प्रक्रिया बहुत डिफरेंट होती है, बिकॉज उन लोगों का इंटरेक्शन का जो कंसेप्ट है या जो इन्नेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरेक्शन है वो बहुत डिफरेंट होती है। तो वो सोशलाइजेशन के जो रूल्स एंड नॉर्म्स हैं वो उस हिसाब से उसको अपनी पर्सनालिटी के हिसाब से अडेप्ट करते हैं, अडॉप्ट करते हैं और अकॉर्डिंगली वो उस चीज़ को बिहेवियरली जो है एग्जिबिट करते हैं। कास्ट एंड क्लास सिस्टम, हालांकि किसी ना किसी तरीके से ये जो रेशल डिस्टिंक्शन है वो हर जगह पाई जाती है, बट प्राइमरीली अगर इंडिया की बात करें तो कास्ट एंड क्लास सिस्टम आज भी उतना ही इन प्लेस है जितना से हज़ारों साल पहले था। आज भी कास्ट के ऊपर, नाउ व्हेन वी मूव टू द मेट्रोज, अगर आप इंटीरियर्स को देखें तो वहाँ पे कास्ट का बहुत इशू है, एंड अगर आप ज़्यादा मेट्रोज की तरफ चले जाएं तो वहाँ पे क्लास का सिस्टम है। क्लास इज एंटायरली डिटरमाइंड बाय योर इकोनॉमिक स्टेटस। आप कहाँ पे कमा रहे हैं, कितना कमा रहे हैं, कौन से इंस्टीट्यूट से पढ़े हैं, दिस ऑल विल स्टार्ट डिटरमाइनिंग योर क्लास। कास्ट तो वी आर बॉर्न इन टू द कास्ट दैट वी आर बॉर्न इन टू, क्योंकि वो हमारे को एक तरीके से अक्वायर्ड है, जिस पेरेंट्स के जो बच्चे होते हैं ऑटोमेटिकली वो उसी कास्ट के हो जाते हैं। सो ये सारी चीज़ें, आप डोमिनेंट क्लास हैं कि आप डिप्राइव्ड क्लास हैं, आप कौन सी क्लास को, कौन सी कास्ट को, कौन सी क्रीड को, कौन से एरिया में कौन सी कास्ट को बिलोंग करते हैं, ये सारी चीज़ें आपके समाजीकरण को इम्पैक्ट करती हैं।
एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, फैमिली के बाद जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्टिंग है कि आपकी एजुकेशन कहाँ से है, किस प्रकार की एजुकेशन आपको दी जा रही है, कैसा स्कूल है, क्या उसका इन इटसेल्फ क्या उसकी सोशल स्टैंडिंग है स्कूल की। क्योंकि जो स्कूल है उसमें उसी प्रकार के बच्चे आते हैं, सिमिलर बैकग्राउंड्स के बच्चे होते हैं वहाँ पे, उन सब का आपस में जो इंटरेक्शन होता है वो आपकी सोशलाइजेशन को, आपके थॉट प्रोसेसेस को, क्या आइडियोलॉजीज आप फॉलो करेंगे, किन चीज़ों को आप महत्व देंगे। कई स्कूल्स होते हैं वो स्पोर्ट्स ओरिएंटेड होते हैं, कई स्कूल होते हैं वो एजुकेशनल ओरिएंटेड होते हैं, कई होते हैं जो एक ओवरऑल डेवलपमेंट पे फोकस करते हैं। तो आपकी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं आपकी सोशलाइजेशन की प्रक्रिया में। उसके बाद है आपका कल्चर, आपका इनहेरेंट कल्चर, जिस परिवेश में आप हैं वहाँ के क्या रीति रिवाज हैं, किस तरीके का ट्रेडिशन, कल्चर, एंड कल्चर का पार्ट वुड ऑल्सो बिकम द वैल्यूज़, चाहे वो फैमिली वैल्यूज़ हो, चाहे वो आपकी एक कल्चरल एज अ होल की वैल्यूज़ हो, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं आपके समाजीकरण में। आप जिस कल्चर को बिलोंग करते हैं इन्नेटली आप उस चीज़ को इम्बाइब करते हैं राइट फ्रॉम द बिगनिंग। जैसे अगर हम रिलीजन की बात करते हैं, बचपन से अगर आप अपने घर में कुछ रिचुअल्स फॉलो होते हुए देख रहे हैं, यू ग्रो अप बिलीविंग दैट दैट इज हाउ इट इज टू बी डन। जो चीज़ें आपने बचपन से जिस प्रकार से होती हुई देखी हैं आप उनको उसी प्रकार से करेंगे, अनलेस कि उसमें इतना प्रॉब्लम हो और आप में इतनी जागृति हो कि आप उस प्रॉब्लम को जो है वो एड्रेस कर पाए। अदरवाइज वी ऑलवेज कीप ऑन फॉलोइंग दो सेम रिचुअल्स एंड साइकिल्स। इसके पॉजिटिव और नेगेटिव्स दोनों हैं। इतने सालों, साल दर साल, पीढ़ी दर पीढ़ी से कई कुछ फेस्टिवल्स मनाए जा रहे हैं जिसमें कई चीज़ें होती हैं जो स्टैंडर्ड होती है। ऑफकोर्स एवोल्यूशन भी होता है, हम समय के साथ ज़रूरतों के हिसाब से उन ट्रेडिशंस को बदलते हैं, बट इनहेरेंटली जो एक कोर साइकी है वो सेम रहती है। क्योंकि ये हमें पीढ़ी दर पीढ़ी जो है ट्रेडिशंस हैं, वैल्यूज़ हैं, हमारे कोर बिलीव्स हैं, वो कहीं ना कहीं हमें पीढ़ी दर पीढ़ी वो वी काइंड ऑफ इनहेरिट देम सोशली। पीढ़ी दर पीढ़ी हमें सिखाए जाते हैं। तो दे आर अक्वायर्ड बट देन ऑफकोर्स दे आर ऑल्सो इनहेरिटेडली अक्वायर्ड, राइट। सो ये सारे जो हैं ब्रॉडर रूप से वो फैक्टर्स हैं जो हमारे समाजीकरण को इफेक्ट करते हैं। अगर हम कंक्लूजन में देखें तो समाजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके बिना जो है द सोसाइटी एज वी नो इट विल सीज टू एग्जिस्ट। अगर कुछ एक रूल्स इन प्लेस ना हो, कुछ एक चीज़ें, कायदे, कानून, वैल्यू, ट्रेडिशन, नॉर्म्स ना हो, तो हम एज अ सोसाइटी फंक्शन नहीं कर सकते। क्योंकि अगर हम एक ग्रुप की बात करें, ग्रुप और भीड़ में क्या फ़र्क होता है? ग्रुप और भीड़ में यही फ़र्क होता है कि जो ग्रुप होता है उसके इस्टेब्लिश रूल्स होते हैं, नॉर्म्स होते हैं, गोल्स होते हैं, कुछ कॉमन गोल्स होते हैं, आंसरेबिलिटी होती है। एंड क्रक्स में अगर ये देखें तो यही सारी चीज़ें सोसाइटी में होती हैं। और इन चीज़ों को फॉलो करके एज अ सोसाइटी हम जो है इफेक्टिवली फंक्शन कर सकते हैं टू इंश्योर, इफ नॉट इंश्योर, एटलीस्ट टू इंक्रीज द प्रोबेबिलिटी कि हम एक बहुत ही जिसको कहते हैं सिविलाइज्ड तरीके से जीवन शैली अपनी व्यापित कर सके। और यही प्राइमरीली सोशलाइजेशन के फैक्टर्स अफेक्टिंग सोशलाइजेशन है। आज के लेक्चर में हम इस चीज़ को, टॉपिक को यहीं पे फिनिश करेंगे। अगर किसी प्रकार के कोई सवाल हैं तो वो इस वीडियो के बाद जो कमेंट सेक्शन है उसमें वो क्वेश्चंस पोज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड टिल नेक्स्ट टाइम।